स्कूल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उठाई थी, तो वो कोविड वगैरह की वजह से तो उनकी रेवेन्यू जनरेशन कम थी, तो इस जो उनका जो अभी प्रीवियस फिस्कल ईयर गया तो उसमें तो उनको लॉस ही हुआ है। अच्छा। क्योंकि जी और रेशियोज कैसे थे उनके? सर, डेब्ट रेशियो भी मेरे ख्याल से उनका ग्रेटर देन वन आ रहा था। अच्छा, गुड। और तो अच्छी बाकी बात का है। हाँ देखना डेट पड़ेगा इक्विटी उसको। रेशियो यानी डेट ऊपर है तो ये तो गलत है। गलत है ना सर, वही कह रहा हूँ ना, वो कोविड की वजह से उन्होंने लोन वगैरह लिए थे सैलरी वगैरह देने के लिए, तो उसकी वजह से अच्छा उनका अच्छा। मतलब बिजनेस लॉस शो कर रहा था, जो अरे, ओवरऑल उन ये इस स्टेटमेंट। बार फीस नहीं दे रहे क्या? सर वो वालदेन नहीं दे रहे ना, बहुत सारे उन्होंने बच्चों को घर बिठा दिया है। अच्छा, कि जो दोबारा हाँ एडमिशन होगा तो दोबारा से एडमिशन करा देंगे। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले गुड। उसे गुड एक्सरसाइज। आपकी अपनी भी कंपनी हो, उनके आप ये रेशियोज कैलकुलेट करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब है, मतलब जो रेशियो समझ में नहीं आए आप गूगल भी कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा आपको। तो ये कहलाते हैं कैपिटल वैल्यूएशन मेथड। कैपिटल वैल्यूएशन मेथड में दो मेथड्स आप लोगों ने सीखे, एक पे बैक पीरियड और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब हम अगला मेथड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू की इस इक्वेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? ये फिगर बेनेट कंपनी की, किसी के पास ये फिगर्स अभी लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट रुकिए। अभी हम बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी की। अब ये नजर आ रहा है आपको? यस सर, जी सर। बेनेट कंपनी, ये अभी आपने किया था। तो $14,000 की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई थी? किसी ने क्लिक बताए थे ना मुझे सारे फिगर्स, 14,000 डिवाइडेड बाय 1 करके, और मैंने कहा था इसको आप अपने पास नोट कर ट्वेल्व लीजिए। सेवन टू सेवन जी, ट्वेल्व सेवन टू सेवन 12,727 ट्वेल्व प्लस ये दूसरे साल जो है 14,000 की वैल्यू क्या थी? 11570। ऐड कर दीजिए। तीसरे साल की कैश वैल्यू क्या थी, उसको भी ऐड कर दीजिए। इट इज नॉट 34815, 3 सालों की। 34815 कैसे हो? हाँ सही है। जी। और चौथे साल का कितना हो गया, वो भी ऐड कर दीजिए। 44377। वेरी गुड। और पांचवें साल का भी ऐड कर दीजिए। 53069। 53069। ये जो आपको ऊपर एरो की शक्ल में पांच कैशेस दिखा रहे हैं, ये आपका कैश इनफ्लो है। ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पहले साल $14,000 मिलेंगे, दूसरे साल $14,000 मिलेंगे, इसी तरह तीसरे चौथे पांचवें साल तक $14,000 मिलते रहेंगे। इन सब का नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आया है? 52,000। कितना बोला आपने? 53069। 53,069। ये इनफ्लो है। और इस प्रोजेक्ट के लिए आउटफ्लो कितना हुआ है? $42,000 का। इतने पैसे आपकी जेब से गए, उसको आप माइनस कर दीजिए। 53,000 इनफ्लो है और 42,000 आउटफ्लो है। 11069 रिमेनिंग है। तो 11069 इस प्रोजेक्ट का एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसको पॉजिटिव होगा तो आप रिजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन ही नहीं रहा। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम आपको पैसे वापस मिले। लेकिन इस केस में तो एनपीवी पॉजिटिव है, आपको ₹11,000 ज्यादा वापस मिलेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर या नहीं?
देखिए पहले साल में आपके पास $14,000 आ रहे हैं, दूसरे में भी 14,000, तीसरे चौथे पांचवें भी $14,000 आ रहे हैं। इन सब के आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, या नेट प्रेजेंट इनफ्लो है, और नेट प्रेजेंट आउटफ्लो कितना है 42,000, यानी इस वक्त के हिसाब से आपने 42,000 खर्च किए। उसमें से उसको माइनस कर दीजिए तो 11,000 आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी $11,000 आपको ज्यादा मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट को करने से। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का बताइए जल्दी से, आपने वैल्यूज लिखी थी अपने सामने यही। इसी से आपने अपने पास लिखे थे ना वैल्यूज। जी लिखे थे। जी जी बताइए, ऐड कर दीजिए पांचों साल का। uh, 10923 NPV। नहीं यार, 10923 यानी 10,000। ये 10 ये टोटल एनपीवी है। टोटल टोटल 45 माइनस करके। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये इसका है 10,900, उसका है 11,000 समथिंग, प्रोजेक्ट ए का। तो किसी एक को सिलेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करेंगे। वैसे दोनों के एनपीवी में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल। ये कहलाता है एनपीवी। एनपीवी का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्यूचर में जितना भी आपको कैश मिल रहा है उन सबको आप डिस्काउंट कर दीजिए इंटरेस्ट रेट से, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। और जो अभी आपका कैश जा रहा है उसके साथ आप ऐड कर दीजिए, जो कैश जा रहा है वो माइनस, जो कैश आ रहा है वो प्लस। अगर एनपीवी पॉजिटिव आए तो फिर आप प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। अगर आपने उन प्रोजेक्ट्स में से किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसका एनपीवी ज्यादा होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो, ठीक है। एनपीवी बहुत यूज करते हैं फाइनेंस वाले, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं यार एनपीवी कैलकुलेट करके लाओ, या आपसे कहते हैं यार एनपीवी कैलकुलेट किया है उसका नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है हिसाब, तो आप उससे बहस कर सकते हैं भाई एनपीवी कैसे कैलकुलेट किया बताओ, तो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये होता है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सही जनाब, ये उसी को इक्वेशन में लिखा हुआ है कि सम करना है आपने तमाम कैश फ्लोज को। ये समेशन का साइन होता है, जो बड़ा सिग्मा होता है, कैपिटल सिग्मा, ये समेशन का साइन होता है। कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट आप कर रहे हैं ना, 1.1 टू द पावर 1, 1.1 टू द पावर 2, 1.1 टू द पावर 3, इन सबको सम कर रहे हैं आप। फिर उसी को इन्होंने यहाँ पे फार्मूले की शक्ल में बता दिया है। आई होप ये फार्मूला भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब माइनस कर दिया है जो आपका कैश आउटफ्लो है। ये काम आपने एक्चुअली किया है अभी। ये इज इट क्लियर? ये क्लियर, बस 1.1 कांस्टेंट ऑलवेज लिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर 11% है तो 1.11 हो जाएगा, अगर 8% है तो 1.08 हो जाएगा। बेसिकली आर जो है वो इंटरेस्ट रेट है। हमने कहा था शुरू में, शायद आप नहीं थे, कि हम अपने डिस्कशन के लिए इंटरेस्ट रेट को अभी 10% ले लेंगे, लेकिन हर केस में डिफरेंट होगा बिल्कुल। जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आप लेंगे। ये स्टेट बैंक की नॉर्म जो पॉलिसी होती है, जो अनाउंसमेंट होती है, उसके मुताबिक लिया जाता है फिर इसको। जी बिल्कुल, जो स्टेट बैंक का बाज औकात कैलकुलेशन में इंटर बैंक रेट लेते हैं, जैसे आजकल इंटर बैंक रेट शायद 6% पे है, और वैसे इंटरेस्ट रेट शायद 8% पे है। बैंक जब कोई कस्टमर लेने के लिए जाता है तो इंटर बैंक रेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कस्टमर के इंटरेस्ट रेट में भी 8% में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, एनपीवी का बता दिया आपको। ये देखिए यहाँ पे वही कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बी का नेट प्रेजेंट 28,000 जो हुआ है वो 25,455 हो गया, 917, और टोटल आपने ऐड करके बताया भी यही था 10,924 किसी हिसाब ने अभी बताया था, और वो 11,071। तो इस बेसिस पे प्रोजेक्ट ए सेकंड सिलेक्ट हो जाएगा। ये कहलाता है एनपीवी मेथड, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से, अगर आपके पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। उसमें इनवर्ट में ये अमाउंट डालेंगे और फिर फंक्शन ये आप प्रेस करेंगे।
अच्छा जनाब, उसके बाद जो दूसरी चीज कि आप एक और काम कर सकते हैं एनपीवी के अलावा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी नेट एनपीवी में जो है आप क्या कर रहे हैं, एनपीवी में आप क्या कर रहे हैं, ये जो 45,000 है उसको माइनस कर रहे हैं, और जितना आपका कैश फ्लो का सम है उन सबको आप अगर आप ऐड कर लें तो वो 55,000 बन रहा है। कैश फ्लो 55,000 बन रहा है ना आपका कैश इनफ्लो, और कैश आउटफ्लो बन रहा है 45,000। अगर 55,924 डिवाइडेड बाई 45,000 करते हैं तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, माइनस करके भी देखें तो वही रिजल्ट आएगा, डिवाइड करके देखें तो वही रिजल्ट आएगा कि जो प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा है उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ज्यादा आ जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का तरीका ये है कि जो आपका नेट इनफ्लो है, नेट इनफ्लो डिस्काउंटेड, वो है 55,924 डिवाइडेड बाय नेट आउटफ्लो कितना है 45,000 इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक ही बात है। एनपीवी में उन्हीं फिगर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उन्हीं फिगर्स को ऐड करके देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में उन्हीं फिगर्स को डिवाइड करके देखते हैं। अब समझे नहीं समझे ये देखिए यही फिगर्स आई हैं आपके पास 53,000 और 42 और 55,000। टोटल जो कैश आउट इनफ्लो को आपने ऐड किया था 53,000 आया है प्रोजेक्ट ए के केस में, और प्रोजेक्ट बी के केस में जो सब आपने ऐड किया था वो 55,924 आया। उसको आप अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा, जो कि ए का ज्यादा है, ए का एनपीवी भी ज्यादा था। अच्छा जनाब, एक और मेथड है जो कि कहलाता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है कि ओवर एंड अबव इंटरेस्ट रेट आपको कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि आप अगर किसी बिजनेस में आपको 8% का फायदा होता है तो आप कहेंगे फायदा क्या है 8% करने का, इससे बेहतर है बैंक में रख दो, 8% तो बैंक देगा, वो सेफ है। तो आप ये चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे ज्यादा अर्न करें, जब भी तो आप बिजनेस करते हैं, वरना आप कहेंगे भाई उसको पैसे को बैंक में रखो और आराम से उसको खाते रहो। तो जितना बैंक के ऊपर आपको बिजनेस से पैसा मिल रहा है ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाता है और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहलाता है। आमतौर पे जो कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस होते हैं, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है तो उनका रिटर्न 12%, 11%, 13% इस तरह चलता है। तो आप इसका ये कैलकुलेट करना कि जनाब हमें इससे कितना इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है। इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है तो मुराद ये कि ओवर एंड अबव इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिल रहा है, यानी अगर हम बैंक में ना लगाएं तो हमें कितने पैसे का नुकसान होगा। ठीक है, अगर बैंक में हम डाल देते हैं और बिजनेस नहीं करते तो हमें कितने पैसे का नुकसान होगा, ये है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसका तरीका ये है कि देखिए ये एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है $1 मिलियन, ठीक है, यानी उसका आउटफ्लो है $1 मिलियन, और उससे आपको परपेचुइटी में $120,000 मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जरा से एक्सप्लेन कर दूं कि परपेचुइटी क्या होती है। आप लोगों ने यूबीआई हबीब बैंक का ऐड देखा होगा कि आप 5,000 रुपये महीना जमा कराएं 5 साल तक, और फिर आप अगले 5 साल के बाद हर महीने हासिल करें 5,000 रुपये फी महीना, हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं आप लोगों की नजर से ये ऐड गुजरा है या नहीं गुजरा है। ऐसी चीज को परपेचुइटी कहते हैं। ये इस तरह की स्कीम्स होती हैं, डिफेंस सेविंग की भी स्कीम होती हैं, बैंक्स की भी स्कीम होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी स्कीम होती है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी ऐसी स्कीम होती है, जो आपको पेंशन की जो इंश्योरेंस करते हैं उनकी भी स्कीम ऐसी ही होती है कि जनाब ये, या ये कि जो एजुकेशन इंश्योर करते हैं उनकी भी स्कीम यही होती है कि जनाब ये पैसे आप जमा कराते रहें 20 साल तक, उसके बाद आपके बच्चों को हर महीने इतने पैसे मिलते रहेंगे 10 साल तक, 15 साल तक, या हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी चीज को कहते हैं परपेचुइटी। तो ये बिजनेस भी एक परपेचुइटी है। क्यों परपेचुइटी है? वो कह रहे हैं अब अभी हम इस बिजनेस में $1 मिलियन लगा देंगे तो ये परपेचुइटी में जनरेट करेगा $1,20,000 हर महीने, हर साल।
हर साल 1,20,000 डॉलर जनरेट करेगा। वैसे तो नजर आ रहा है कि इसका पे बैक पीरियड 8 साल 4 महीने है, नहीं है? क्या हुआ, आप लोग सो गए? अ, जी एक जी। साल, 1 साल 4 महीने, 8 साल 4 महीने। 8 साल 120। 1,20,000 हर महीने मिले, हर हर महीने। साल पे मिल रहे हैं। 8 साल पे हो गए 9,60,000 रुपए। 1 मिलियन तो आपने लगा दिया, अब हर साल मिल रहे हैं 120,000 डॉलर। अब कितने अरसे में 1 मिलियन पूरा हो जाएगा? 121 पर मंथ है, पर ईयर है पर ईयर, 120। सॉरी, मंथ मेरे मुंह से निकला, 120 पर ईयर है। और ये तो बहुत थोड़ा है, तो हाँ 120। थोड़ा है, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ इसका पे बैक पीरियड 8 साल 4 महीने है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? पहले साल में 120,000 डॉलर मिल रहा है, दूसरे साल में 120,000 डॉलर मिल रहा है, 8 ईयर्स में आपको 960,000 डॉलर मिलेंगे। और 8 ईयर्स के में 9th ईयर में आपको 120,000 डॉलर और मिलेंगे। इसमें तो 4 महीने में 40,000 डॉलर मिलेंगे। तो इसलिए इसका पे बैक हुआ 8 साल 4 महीने। क्लियर है। क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पे बैक। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि हमें एबव बैंक रेट पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर एबव बैंक रेट पैसे नहीं मिल रहे तो मैं अगर बिजनेसमैन टाइप का आदमी तो मैं कहूंगा भाई इसको मत करो, पैसे बैंक में रहने दो। उसके लिए ईवीए कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसका तरीका वही है कि नेट कैश इनफ्लो क्या है और नेट कैश आउटफ्लो क्या है। नेट का कैश आउटफ्लो इस प्रोजेक्ट का है 1 मिलियन, और इनफ्लो है परपेचुटी में। परपेचुटी का फार्मूला होता है अमाउंट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। ये परपेचुटी कैलकुलेट कर देगा ये कितनी परपेचुटी है आपकी। तो इसका जो है 12 लाख परपेचुटी है। या इसको आप ये समझिए कि ये स्कीम अगर मुझे नेशनल बैंक दे रहा है तो मैं उसको 12 लाख रुपए जाके जमा करा दूंगा। अब वो जिंदगी भर मुझे हर साल 1,20,000 डॉलर देता रहेगा, मरने के बाद भी मेरे बच्चों को देता रहेगा, क्योंकि ये परपेचुटी है। परपेचुटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि अभी मैं कितने पैसे दे दूं कि आगे हर महीने मुझे इतने पैसे मिलते रहे। सिंपली जो महीने में पैसे चाहिए आपको डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, 120,000 डॉलर डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो ये इस परपेचुटी की वैल्यू हो गई। तो परपेचुटी की वैल्यू कितनी हो गई? 12 लाख। उसमें से माइनस करेंगे तो 2 लाख हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका नेट पी एनपीवी। और ये ईवीए क्या है? ईवीए क्या है कि 1,20,000 हम इसमें इसका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना है कि 1,20,000 डॉलर हमको ये हर साल दे रहे। अब माइनस 1 लाख की माइनस किया था यार। देखो दिमाग से चीजें निकल जाती है ना यार। अब ये देखो, ये मुझे 1 लाख भूल गया कि कैसे माइनस किया था। 1,20,000 ये था, 120,000 डॉलर तो हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका 10% है ना। तो 1,20,000 तो आपको हर साल मिल रहा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका 10% है। तो ये 1 मिलियन का 10% कितना होता है? हर साल कितना मिलेगा? अगर बैंक एक में डालूं तो कितना मिलेगा? एक 1 लाख। लाख और बैंक में नहीं डालूं या प्रोजेक्ट करूं तो कितना मिलेगा? 1,20,000। जी बिल्कुल। तो इसमें मतलब 20,000 का फायदा है। ये है ईवीए। देखो मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है यार, 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ये कहलाता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको
परपेचुटी में लगा देंगे तो $1,20,000 मिलेगा, बैंक में लगा दें तो $1,00,000 मिलेगा। फर्क कितना है? $20,000। तो आप कह सकते हैं कि इतना इकोनॉमिक वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं बिजनेस की वजह से, यानी एडिशनल प्रॉफिट इतना जनरेट कर रहे हैं। ये होता है ईवीए। ओके जनाब, अब क्या होता है, अब कहलाता है एक और चीज है, उसको कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? देखो समझ में जी नहीं आया सर। तो कल जरा से इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा तुम लोग रात में। हाँ, ये इसी पे आ जाओ दोबारा। IRR क्या होता है? IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि इंटरनली आपको पैसा कितना मिल रहा है इसमें वापस। ठीक है। इसको एनपीवी का रिवर्स मेथड कहते हैं। एनपीवी में तो हम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं ना कि जनाब ये इंटरेस्ट रेट इतना है, 10% है, R = 10%। इसी पे सारी कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन हम ये कर रहे हैं कि इससे हमें इंटरेस्ट रेट मिल कितना रहा है। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम? 14,000 को 1.1 से नहीं डिवाइड करेंगे, बल्कि 14,000 को 1 डिवाइड करेंगे 1+R से, क्योंकि R अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। दूसरे साल के 14,000 को हम डिवाइड करेंगे 1+R के स्क्वायर से। तीसरे साल के इसको डिवाइड करेंगे 14,000 डिवाइडेड बाई 1+R³। चौथा 14,000 डिवाइडेड बाई 1+R⁴। पांचवा 14,000 डिवाइडेड बाई 1+R⁵। और इन सब को ऐड करके इक्वल टू 42,000 कर देंगे, जो उसका प्रेजेंट वैल्यू है। और ये कैलकुलेशन जो चूंकि R⁵ चली गई है, तो या तो आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, इटरेशन से कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर में डाल दें तो कंप्यूटर कंप्यूट करके दे देगा कि जनाब ये R इतना है। अब R का इंटरेस्ट रेट बाद औक़ात वो आ जाएगा 12%, बाद औक़ात आएगा -2%, क्योंकि R की पावर है इसके अंदर 5। इसके 5 आंसर्स आएंगे। इमेजिनरी भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, और बाद औक़ात बहुत ही रिडिकुलस वैल्यू भी आ सकता है, जैसे 440% आ गया, इतना इंटरेस्ट रेट है। तो जो रिडिकुलस वैल्यूज होती हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जो इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं, उन सबको हटा के जो वैल्यू बचते हैं हम उसे सिलेक्ट करते हैं। ये जो इमेजिनरी वैल्यूज वो होती हैं जो 1+i आता है। अगर आप लोगों को इंटर की मैथ्स याद है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाज क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो आंसर इमेजिनरी आता था, आयोटा में आता था। आयोटा याद है किसी को या नहीं याद है? सब भूल गए आप लोग? याद है। याद है ना? उसका मतलब ये होता था कि वो इमेजिनरी नंबर है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी। तो नेगेटिव वैल्यू में हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो इसके भी सॉल्व करेंगे, चूंकि पावर R⁵ तक पहुंची हुई है, तो जितनी R की पावर है X की पावर होती है, उतने उसके आंसर्स आते हैं। और ये आंसर्स आप हिट एंड ट्रायल से कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक्सेल में डाल दे तो एक्सेल आपको कैलकुलेट करके बता देगा। और ये कैलकुलेशन आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, इमेजिनरी भी आ सकती है, टू हाई वैल्यू भी आ सकती है। तो आप उसमें से एक रियलिस्टिक वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए, 10, 12, 15, 17 इस तरह जो आ रहा है, ये आपका कहलाता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ये आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी IRR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है। ये भी एक मेथड होता है, ये सोफिस्टिकेटेड मेथड्स है। और ये IRR, देखिए हर मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है। पे बैक की लिमिटेशन क्या है कि पैसे को डिस्काउंट नहीं कर रहा है। डिस्काउंटेड पे बैक में डिस्काउंट तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के जो लार्ज स्ट्रीम ऑफ मनी है उसको आप अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, बल्कि आप कह रहे भाई इतने पैसे हमें मिल गए, बस ये हमारा पे बैक हो गया। फिर एनपीवी का क्या है कि एनपीवी में बाज़ औक़ात जो है वो दो प्रोजेक्ट्स बहुत क्लोज होते हैं, तो उनको हम कैसे सिलेक्ट करें। और फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है जिसको क्रॉस ओवर रेट कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स है कुछ, ये आप लोग ये उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखिए बार बार करके दिया है, और ये इसका IRR कैलकुलेट कर दिया है प्रोजेक्ट ए का 19.9। ये आप नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते IRR कैलकुलेट, क्योंकि पावर 5 आएगी, तो इसलिए आप उसको कैलकुलेटर से करिए या कंप्यूटर से करिए या एक्सेल पे करिए तो सॉल्व कर देगा। ये देखिए इसको भी IRR करके बताया है कि कितना IRR। जब आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आई होप कि ज़बानी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे होता है। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है
IRR मेथड में और NPV मेथड में वो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ग्राफ इंटरप्रेट करना आता है तो आप ये देखिए कि लाल रंग के कलर में प्रोजेक्ट ए है, ठीक है। और इसमें एक चीज और दिखाई गई है, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट वेरी कर रहा है। अभी तक तो हमने तो इंटरेस्ट रेट फिक्स लिया था ना 10%, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि इंटरेस्ट रेट फिक्स रहे। इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। भाई आज 8% है, कल 10% है, भाई 12% हो सकता है, 5% हो सकता है, 4% हो सकता है। अभी कितने इमरान खान ने इंटरेस्ट रेट को 14% पे पहुंचा दिया था। जब कोरोना आया, इकोनॉमी डाउन हुई, तो अब इंटरेस्ट रेट 7% पे। तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, या डिस्काउंट रेट। तो उस सूरत में क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, लेकिन फाइनेंस मैनेजर ये कैलकुलेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस ग्राफ पे देखें तो देखें कि 5% के ऊपर भी एनपीवी कैलकुलेट हुआ है। लाल लाइन को देखें, अभी ब्लू को भूल जाए। तो 5% में भी कैलकुलेट हुआ है, 10% में भी कैलकुलेट हुआ है, 15% में भी कैलकुलेट किया हुआ है, 25 तक कैलकुलेट किया है, 30 के करीब तक, 28 तक कैलकुलेट किया है। इसी तरह प्रोजेक्ट बी का भी उन्होंने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट किया। उसमें क्या करेंगे, आर की जगह 5 डालेंगे, फिर आर की जगह 10 डालेंगे, फिर आर की जगह 15 डालेंगे। ये कम्बरसम काम है, और उसको और अगर आप एक्सेल पे कर सकते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो वो फिर कैलकुलेट करने के बाद उसके एनपीवी हर इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट करेंगे और इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जब इस ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना आ रहा है। इंटरेस्टिंग फेनोमेना ये है कि अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी ज्यादा है और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी कम है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि प्रोजेक्ट ए का IRR 21 है और प्रोजेक्ट बी का IRR 19 है, यानी IRR भी कम है। और आप ये देखिए, अब ये जो लाल लाइन जा रही है इसकी एनपीवी कम हो रही है, कम होते होते इतनी कम हो रही है कि ब्लू लाइन से नीचे चली गई है। अब इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस ओवर पॉइंट है उसके नीचे उसकी एनपीवी कम हो रही है। अब ब्लू प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा हो गई। अब किसको सिलेक्ट करेंगे आप, अगर इंटरेस्ट रेट वेरी कर रहा है। आप ये समझे भाई, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात है यार, मुझे भी एमबीए करने के बाद ये ग्राफ समझ में आया था कि प्रोजेक्ट ए ऊपर चल रहा है और 10.7% तक ऊपर चल रहा है। ये जैसे क्रिकेट का दिखाते नहीं है कि आप रन रेट को मैच कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी ऊपर चल रहा है, 10.7% के बाद प्रोजेक्ट ए का एनपीवी नीचे चला गया। प्रोजेक्ट बी का एनपीवी नीचे है, 10.7 के बाद वो ग्राफ ऊपर चला गया, यानी अब उसका एनपीवी ज्यादा बेहतर हो गया। तो अब एक अगर आपका इंटरेस्ट रेट फर्ज कीजिए 10.7 के बाएं तरफ है, 5% है, तो आप प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी 10.7 के इस तरफ है, 15% है, तो आप प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करेंगे। तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे एनपीवी के बेसिस पे? तो ये एनपीवी की लिमिटेशन है कि डिफरेंट डिस्काउंट रेट पे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो उस ऐसी सूरत में फिर IRR इज द आंसर, कि IRR में क्लियर पता चल रहा है कि बी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए, बी का IRR ज्यादा है। अब इसमें एक ये ग्राफ समझ जाएं आप तो अल्लाह मियां की मेहरबानी है आपके ऊपर। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसको कभी कभी देखा करें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपके। IRR के अंदर क्यों जो ज्यादा एक्यूरेसी है कि IRR के अंदर री इन्वेस्टमेंट रेट लेते हैं, एनपीवी में री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं लेते। मतलब IRR के अंदर जिस परसेंट से आप प्रोजेक्ट को डिस्काउंट कर रहे हैं, तो जो कैश का रिटर्न आ रहा है उसको फिर आप इंटरेस्ट में ले रहे हैं। उसके बाद जैसे आप 100 रुपए का आप रख देते हैं बैंक के अंदर, तो 110 रुपए होते हैं, अगले साल 10 रुपए पे भी सूद मिलता है। तो IRR में वो री इन्वेस्टमेंट रेट मौजूद है, एनपीवी में वो री इन्वेस्टमेंट रेट मौजूद नहीं है। इसलिए IRR वहां पे काम करता है जहां पे एनपीवी फेल हो जाता है। ये मुख्तसरन मैं आपको बता सकता था। अगर ये आप समझ जाए तो ये अल्लाह मियां की मेहरबानी है, नहीं समझे तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। कोई सवाल है तो पूछिए। इसमें एक IRR हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कौन सा है ये?
महमूद। महमूद साहब, आप तो कमाल के आदमी हैं, आपने एमबीए क्यों नहीं किया? आप अकाउंटिंग का डिटेल्ड कोर्स करिएगा, अगले सेमेस्टर में करवा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, 2 महीने का। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई सवाल? मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को ओवरफ्लो हो जाए। और मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ये प्रॉब्लम जरा सा जो इसमें सब सॉल्व भी हुए हैं, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे ना, तो आपको पे बैक आ जाएगा, डिस्काउंटेड पे बैक आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा, आईआरआर आ जाएगा। अब आपके सामने अकाउंटेंट कोई चीज प्रेजेंट करेगा ना कैपिटल बजटिंग का, तो आपको पता होगा कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ऐसा है नहीं है? इसलिए काइंडली आज कोई टाइम निकाल करके, अगर आज रात ज्यादा हो गई है तो कल कोई टाइम निकाल करके 1 घंटे 2 घंटे जरा इन स्लाइड्स को देख लीजिएगा, मैं आपको अटैच करके सारे स्लाइड्स भेज रहा हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन है जी? महमूद साहब, आपने अपनी तस्वीर नहीं लगाई हुई है, तस्वीर लगा दें ताकि कभी मुलाकात हो तो पहचान भी सकें। ठीक है, कल मैं इंशाल्लाह तस्वीर के साथ जाऊंगा। चलें, गुड। तो कल इंशाल्लाह फिर लास्ट टॉपिक करेंगे, हम कैपिटल बजट को फर्दर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय योर वीकेंड, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जी कोई सवाल है? ओके, अल्लाह हाफिज।